पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई से एक खबर चल रही है, आर्यन खान की गिरफ्तारी, उनके साथ साथ और लोगों की गिरफ्तारी, और उसके बाद बहुत लंबी जद्दोजहद और कानूनी प्रक्रिया से होते हुए उनको बेल और बाकियों को बेल। लेकिन इस सब के बीच में कुछ सवाल भी उठे, जो एजेंसी थी उस पर भी सवाल उठे कि उन्होंने जांच किस तरीके से की, किस मंशा से की, किसके लिए की, और क्या जिस तरीके से वो जांच कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। ये सवाल नवाब मलिक ने उठाए और फिर उसके बाद और लोग भी बात करने लगे। निचली अदालत में बेल नहीं दी, लेकिन उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने बेल की इजाजत दे दी। इस सब के ऊपर एक सवाल आज जो मुकाबला में हम पूछना चाह रहे हैं वो है ये, बार बार ये आरोप लगते रहे हैं एनसीबी पर और भी जांच एजेंसियों पर कि आपने कानून का दुरुपयोग किया, कानून के दांवपेच को इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग किया। तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो है एंटी ड्रग लॉ, यानी कि जो एनडीपीएस एक्ट है, क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? क्या कुछ ऐसा कानून जो सख्त हो, जो लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं उनके ऊपर, और ना उनके ऊपर जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जब ड्रग्स आएगी ही नहीं तो फिर उसकी खपत भी नहीं होगी। तो आने को बंद करने के लिए क्या बदलाव हो कानून में? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता, आप वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल नंदा, वानखेड़े, समीर वानखेड़े के वकील हैं और फॉर्मर एजी हैं पंजाब के। अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक राजनीतिक विश्लेषक भी, और शशिकांत जी पूर्व डीजीपी पंजाब के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां अपने शुरुआती वक्तव्य को रखने के लिए। आप सब लोगों को एक एक मिनट का समय। मैं शशिकांत जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं जैसे पता है मैं पंजाब से हूं और मैं ही वो विसल ब्लोअर हूं जिसने कि पंजाब में जो ड्रग की समस्या है, ड्रग के बारे में जो यहाँ पे स्मगलिंग होती है उसके बारे में मैंने विसल ब्लो की थी, और साथ साथ मैंने जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसमें अपील भी दायर की थी जो अभी तक चल रही है, 20359 ऑफ 2013। थैंक यू जी। अतुल नंदा जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स, आपको क्या लगता है कि क्या कानून में बदलाव की अब जरूरत आ गई है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कानून की बदलाव की बहुत आवश्यकता है, और आपके कार्यक्रम में जब आगे डिस्कशन होगी मैं बताऊंगा कि प्रिवेंशन के ऊपर इस कानून के अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है जो प्रिवेंशन की तरफ लेके जाता है। It is merely a law enforcing law. So therefore, there has to be a change in this law. जी, विराग गुप्ता, आपका एक मिनट। जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग होता है उसमें कानून से ज्यादा इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दुरुपयोग नहीं होने दें, और इस पूरे मामले से प्रोसिक्यूशन और जो एक्यूज्ड पक्ष है उसके साथ साथ न्यायपालिका के भी तमाम सारी विसंगतियां उजागर हुई हैं। अगर जिला अदालतें फांसी की सजा दे सकती हैं तो वो जमानत क्यों नहीं दे सकती हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन जेल आजकल नियम हो गया है और जमानत अपवाद हो गई है, जो बहुत बड़ी विसंगति है। और इसके लिए जो न्यायिक अधिकारी हैं उनका सही प्रशिक्षण जरूरी है। पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज कानून का दुरुपयोग करें लेकिन अदालतें उसमें सही निगरानी रखें, यह जरूरी है। जी, अब मैं अश्विनी दुबे जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि अपना शुरुआती वक्तव्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी। संकेत जी, नौजवानों को नशे से बचाने के लिए और इस देश में एक नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सप्लाई लाइन काटी जानी चाहिए। आपने जैसा कहा कि जो पेडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर्स की चेन को खत्म करना चाहिए। जैसे डीलर, उनके सहयोगी, भगोड़ों पर निगरानी करने के लिए एक इंटरनेशनल अंतरराज्यीय सेल फोन आधारित डाटा बनाया जाना चाहिए। जांच मजबूत होनी चाहिए ताकि कोई अपराधी न छूटे, और इसके जो जांच अधिकारी हो उनको ट्रेनिंग के साथ साथ सख्त कानून जो है उसके बारे में बताने को होना चाहिए। और यूजर, पेडलर
और जो नेक्सस है पेडलर्स के साथ, उसको एक्सपोज करने के 3 अलग अलग चीजें हो, ताकि जो कंज्यूमर है, जो किसी जानकारी के अभाव में अगर कभी वो इस तरह नशे को ले रहा है जो एनडीपीएस एक्ट में प्रोहिबिटेड है, तो उसको इतने सख्त धाराओं का प्रयोग उसके ऊपर ना करके उसका पूरा करियर खराब हो जाए, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी है उसका वायलेशन हो जाए, और एनडीपीएस एक्ट की जो स्ट्रिंजेंट धारा है जिसमें बेल रूल है वो वहां अप्लाई नहीं होता क्योंकि स्पेशल एक्ट है, वो संकेत जी उसको रिफ्रेम करने की एक जरूरत है। मैं अब अतुल नंदा जी के पास आना चाहता हूं। नंदा जी, आपसे ये समझना चाहें कि जैसे ये मामला है, इस मामले में हमने देखा कि क्या हुआ, शुरुआत में ये बोल करके गिरफ्तारी की कि वो नशा कर रहे थे, ड्रग्स के साथ मिले, उसके बाद फिर उनका टेस्ट नहीं हुआ आर्यन खान का, बाद में फिर ये बोला कि व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें ये शायद किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में हो, तो गोल पोस्ट ही बदल गया। तो अब इस वाले केस के हिसाब से नंदा जी, आर्यन खान को एनसीबी ये साबित करने पर आमादा है कि वो तो ड्रग कंज्यूमर नहीं है, ड्रग पेडलर का साथी है। मैं ये नहीं कहता यहाँ पे ये हुआ, ये ठीक है या नहीं, ये पॉसिबल है। आप समझिए कि किसी से एक ड्रग मिली जो कि बड़ी स्मॉल क्वांटिटी है, विच इज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, उस समय उसको पकड़ा गया फॉर पर्सनल कंजम्पशन। उसका जब मोबाइल देखा गया तो उससे पता लगा भैया ये पर्सनल कंजम्पशन नहीं, इसमें ये तो इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट चेंजिंग ऑफ गोल पोस्ट। अभी जिस तरीके की बातें आ रही हैं और जो अदालत में एनसीबी ने कहा है, अदालत में एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया है, ये अपने आप में प्रमाण हो सकता है क्या? देखिए साहब, आज की डेट के अंदर 99% लोग फोन को ना यूज करके व्हाट्सएप को यूज करते हैं। इस समय हम इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं। जब तक चार्जशीट दायर हो जाती है तो कोर्ट तब तक उसका कॉग्निजेंस ले सकती है कि जो फैक्ट्स उसके आगे लगे हैं वो शक की बुनियाद हो। तो व्हाट्सएप चैट शक की बुनियाद हो सकती है। तो आपका सवाल कानूनी तौर पे, कानून के विशेषज्ञ होने के मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूं, इट इज पॉसिबल टू डू, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जी, शशिकांत जी आपके पास आना चाहता हूं और यही समझना चाहता हूं कि अगर उद्देश्य रिफॉर्म करना है, बदलाव लाना है समाज में, तो आपको लगता है कि ये जो पूरा कानून है जिसमें जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं, उन पर इस तरीके की सख्त धारा लगाकर उनको जेल के हवाले कर देना, क्या इससे वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? हमारा एनडीपीएस एक्ट जो है वो साफ कहता है कि ड्रग का कंजम्पशन और उसकी ट्रेडिंग, स्टोरिंग एक्सेट्रा सारा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसपे की कार्रवाई होनी चाहिए। या अगर कोई कहता है कि वो एंड यूजर है, एंड यूजर की हिस्ट्री क्या है? ये तो क्योंकि वरना कोई कह सकता है, कोई भी पकड़ा जाएगा ये कहता है कि हम तो एंड यूजर है। तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एंड यूजर की डेफिनेशन क्या है, क्या नहीं है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या नहीं है, तभी हम कर सकते हैं। और जो आपने पहले वो सवाल पूछा था जिसके बारे में शायद प्रॉब्ली आपको कैच, हमारा एनडीएस कानून जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल सक्षम है। हमारे यहाँ समस्या सिर्फ एक ही है, उसके इंप्लीमेंटेशन की। ड्रग जो है एक इंटरनेशनल रैकेट है जिसमें कि पहले ड्रग को खरीदा जाता है, जैसे कि एक पंसारी की दुकान या दूसरी दुकान है, ड्रग खरीद के रखी जाती है वहां से आगे बेची जाती है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। आज तक कहीं पर भी कानून होने के बावजूद भी यह कोशिश नहीं हुई कि जब ड्रग्स वहां से खरीदी जाती हैं, चाहे अफगानिस्तान से खरीदी जा रही हो, चाहे गोल्डन ट्रायंगल से खरीदी जा रही हैं, जो हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ना ईडी ने कभी खोल पाई, ना कोई पुलिस खोल पाई, ना सीबीआई खोल पाई, ना खोल पाई। सबसे बड़ा तो दुरुपयोग यही है। और इसके बाद बहुत सारे केसेस में आते हैं जिसमें कि हर जगह एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब होता है तो उसमें होता है कि सारा केस जो है एक तरीके से छिन्न भिन्न हो जाता है। मैं विनती करना चाहूंगा एजी साहब से, उनको भी इस बात का पता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जब जब हुक्म दिया कि एक क्रैकडाउन होना चाहिए, ओवरनाइट कुछ सरकारें यहाँ पे थी जिनके की उसके दौरान में ओवरनाइट एक हफ्ते में 20 से 25 हजार लोग पकड़ लिए। और जब कोर्ट कहता है चुप है, इस पर शांत है, तो कोई इस पर लंगर ही नहीं, जैसे उसमें जैसे कोई अरेस्ट ही नहीं होती है। ये सब है दुरुपयोग की बातें जो मैं कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर हमारे माननीय नंदा जी जो है इस चीज को
और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि कुछ सरकारों के टाइम में यहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ है। जी नंदा जी, आपको लगता है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से या राजनीतिक दखलंदाजी से जांच एजेंसी या इस कानून को बचाना बहुत जरूरी है? देखिए साहब, आपने ये सवाल शुरू किया कि हमें चेंज करना चाहिए, ये किस तरह वर्क कर रहा है। एक कंज्यूमर है ना, वो रिक्रिएशनल कंज्यूमर शुरू में होता है। एक समझो दोस्ताने में एक बंदे ने ट्राई कर लिया, उसके बाद वो रेगुलर कंज्यूमर बन जाता है और एडिक्ट बन जाता है। हाँ। जब वो एडिक्ट बन जाता है तो धीरे धीरे सोसाइटी को पता लगता है, उसका खुद का पैसा खत्म हो जाता है, माँ बाप से चोरी करके जो लेता है, लोगों से उधार करके देता है, वो एक सोशल टैबू हो जाता है उस आदमी के ऊपर। फिर क्योंकि उस समय एडिक्ट बन गया है तो उसको खरीदना है, तो वो खुद पेडलर बन जाता है। मैं ये कह रहा हूं, ये कानून चेंज करना चाहिए। कौन सा रिक्रिएशनल यूजर है, कौन सा एडिक्ट है, ये सब प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू अ डिस्क्रिशन। तो इस चीज को आप कैसे डील करें, कानूनी रूप से इसको आप कैसे एड्रेस करें? मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो नंदा जी आपसे भी बात करेंगे और हमारे बाकी जो यहां पर गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। विराग गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है नंदा जी जो बोल रहे थे वो सच बात है कि जो असली में दिक्कत है वो ये है, इस वजह से कानून को भी शायद इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें बदलाव आना पड़ेगा और राजनीतिक दखलंदाजी तो जहां होगी वहां बेड़ा गर्क होगा। मैं विनम्रता पूर्वक बोलना चाहूंगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया कि नियमित तौर पर उन्होंने जो जांच की बातें मीडिया में लीक की। और वहीं से समझ में आता है कि गोल पोस्ट कैसे बदला। जब पहले दिन उन्होंने रिमांड में दिया और जो पहले दिन प्रोसिक्यूशन ने बोला तो उन्होंने बोला कि 2 दिन के रिमांड से काम चल जाएगा, और उसके बाद गोल पोस्ट बदल करके एक ऐसा स्वरूप दिया गया व्हाट्सएप चैटिंग के बेसिस पे कि इंटरनेशनल जो ड्रग जो डीलर्स हैं उनके साथ उसका संपर्क है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इंटरनेशनल ड्रग उनके साथ संपर्क था तो उसको क्रूज में जाने का इंतजार क्यों किया गया? उसके पहले क्यों नहीं उसके यहाँ छापे मारे गए? तो ये कहना है ना, ये तो हमको इस जांच के दौरान पता चला। यही तो नंदा जी कह रहे हैं अगर कि कभी कभार जब आप जांच करते रहते हैं तो उसमें फिर आपको कुछ चीजें और पता चल जाती हैं। अगर जिस दिन जांच के बाद पता चला तो 2 बातें गलत हुई। पहले नंबर पर इस बातों को लीक करना सरासर गलत है, गैर कानूनी है। ये न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बल्कि सामने वाले के लिहाज से और आगे की कड़ियों को पकड़ने के लिए। दूसरे नंबर पर जिस दिन पता चला कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ उनके रिश्ते हैं, उसके 24 घंटे के भीतर उनको उनके घर में, दफ्तर में छापे मार करके और सारे बैंक अकाउंट सीज करने चाहिए, जिससे कि उस सारे ट्रांजैक्शन का पता चल सके। अश्विनी दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए अश्विनी दुबे, ये बात तो सही है कि जब व्हाट्सएप चैट किसी संस्था को लाभ पहुंचाने या उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको आगे बढ़ाने के काम आए तब व्हाट्सएप चैट ठीक, लेकिन जब उनके खिलाफ जाए तब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सही हो, ऐसा क्यों ना हो कि अगर जांच एजेंसी से कोई चीज लीक हो तो उस जांच एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये लीक हुआ कैसे? निश्चित तौर पर संकेत उपाध्याय साहब, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ मात्र 50 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी वाली जो आपने लाइन कही वो आप इसको रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की तरफ लेकर के गए। रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन या किसी को मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कब प्रूव होगा? जब अदालत एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। और अदालत कब निष्कर्ष पर पहुंचेगी? जब किसी मामले में ट्रायल होगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बड़े आदर के साथ मैं आना चाहूंगा। आपने कहा व्हाट्सएप चैट को सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स है और 65 भी एविडेंस एक्ट में प्रॉपरली लाया गया है, ये कहते हुए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस है, उस एविडेंस को अदालत की कसौटी पर एक सबूत के रूप में माना जाएगा। अब किसी भी क्रिमिनल केस की 3 स्टेज होती है।
एक सस्पेक्ट की स्टेज होती है, एक एक्यूज की स्टेज होती है, कन्विक्ट की स्टेज होती है। अगर जिस केस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ना चाह के भी हम उस केस के डिस्कशन पर आ गए, वो केस अभी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर चल रहा है और ये लॉ है इस देश का। नंदा साहब बैठे हुए हैं, विराग भाई बैठे हुए हैं और एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर बैठे, और आप खुद भी कानून के इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। और मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते यह समझता हूं कि अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर होती है तो धारा 173 जो दंड प्रक्रिया संहिता की है, उसके तहत उसको लॉजिकल एंड पर ले जाने की जरूरत होती है और वैसा कानून कहता है। 25 दिनों तक इन्वेस्टिगेटरी बॉडी ने किसी को रखा और जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब व्हाट्सएप चैट सही है, गलत है, बनाया गया है, डिजाइंड है, या जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसने सरकार के दबाव में ऐसा किया, ये हमारे देश की जो स्वतंत्र अदालत है वो अदालत जब फैसला करेगी तब होगा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, सारे देश और राज्य को एक बात पर एक साथ सहमति होनी चाहिए, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो कि सेंट्रल एजेंसी अगर मुकदमा दर्ज करे तो स्टेट एजेंसी भी उस सेंट्रल एजेंसी के एक इन्वेस्टिगेटर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। और तीसरा जो है एक घर का निकाहनामा जैसा एंगल शुरू हो जाए और एक परपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो अदालत में फाइल होने के बजाय मीडिया के सामने और होटलों में आना शुरू हो जाए। इस बात के लिए और साथ ही साथ जरूरत है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बाकी देशों से जो नशा हमारे देश में आ रहा है उसको कैसे रोके और इसके खिलाफ एकजुट कैसे हो, क्षेत्र को नशा मुक्त कैसे बनाए और युवाओं को इससे कैसे इसीलिए दूर तो मैं करें सवाल और पूछ रहा रिस्पॉन्स क्या हो। हूं। मुंबई में जो हुआ उस पर इतना सवाल हुआ, इतनी मीडिया कवरेज हुई, जाहिर सी बात है बड़े आदमी का बड़ा बेटा है, मीडिया कवरेज ज्यादा हो रही है। और मुंद्रा में जो हुआ 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स, उसमें कितने अरेस्ट हुए हैं? आप मान सकते हैं कि कोई मास्टरमाइंड नहीं होगा हिंदुस्तान में? शशिकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी रिकवरी हुई है ये बिना किसी मास्टरमाइंड के हो गया होगा? कि हम लगातार बात कर रहे हैं ड्रग पेडलर्स की। सर, समस्या यह है कि ड्रग्स जो है आसमान से नहीं गिरती हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि ड्रग बैरन्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स जो हैं, जो कि इस पूरे स्मगलिंग रैकेट को चला रहे हैं, जो कि पे ऑफ करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को भी करते हैं, समाज के हर अंग को करते हैं। बिल्कुल। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हैं? जो अल्टीमेट गरीब पैडलर्स हैं, जिनको कि अगर कोर्ट की ओर से डांट पड़ती है तो उसको पकड़कर 20 से 25 हजार बंद किए जाते हैं। तो किसी भी सरकार ने, भारत में किसी प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसी कोशिश की कि जो ड्रग बैरन्स है, ड्रग लॉर्ड्स है, उनको पकड़ा जाए? बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। होता ही है सर। कोई सेवन कर रहा है, कोई बेच रहा है तो उनको तो पकड़ लिया जाए नंदा जी, लेकिन जो ला रहा है उस पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई जाती या ये पता ही नहीं लग पाता कि कौन है। और मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं, मुंद्रा पोर्ट में जो 3,000 किलो आया, अब वो टेल्कम पाउडर करके आया, लेकिन उसका इंडियन हैंडलर कौन था? वो मास्टरमाइंड कौन है? कुछ नाइजीरिया के लोग या कुछ अफगानी लोग या उज्बेकी लोग आप भले ही पकड़ लें, लेकिन इंडियन हैंडलर अगर आप नहीं पकड़ेंगे या किंगपिन नहीं पकड़ेंगे तो आती रहेगी कहीं से इधर उधर से। आपने ये सवाल मेरे से किया? जी नंदा जी। देखो सर, एक तो है इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट ऑफ, दैट्स व्हाट प्रिसाइजली मैं पॉइंट आपको आगे रखना चाह रहा था। जी जी। कि जो एनडीपीएस एक्ट है ये सिर्फ इन्फोर्समेंट की तरफ जाता है। इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि किसी के पास पकड़ी गई, उसको इतनी सजा कर दो, उसको बेल ना दो। जो विराट जी कह रहे थे कि बेल इज द रूल, जेल इज नॉट द रूल, ये कन्वर्स है एनडीपीएस में। जेल इज द रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। लॉ में ऐसी प्रावधान है एनडीपीएस के अंदर। अब हैविंग सेड दैट, एनडीपीएस एक्ट के अंदर इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, ड्रग पेडलिंग को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, कैसे प्रोग्राम्स लाए जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या पावर होनी चाहिए कि सोसाइटी को किस तरीके से बताए। देखिए, ड्रग जो है ये सीक्रेटिवली बिकती है, सोसाइटी के अंदर बिकती है। इसकी सोशल जागरूकता होना और ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। आप मेरे को एक प्रावधान बताइए इस एक्ट के अंदर जो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर वॉच गार्ड रखेगा ताकि ड्रग ना बिके। आप मेरे को ये बताइए कि ये तो बड़ी सीक्रेटिवली बिक रही है।
अब किसी भी एजेंसी के पास इतनी कोई पावर नहीं है कि आपके घर में घुस जाए और मेरे घर में घुस जाए और चेक करते रहें ड्रग है कि नहीं है, फिर आप कहेंगे राइट टू प्राइवेसी है। तो इसलिए जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज ने इसको प्रिवेंशन के ऊपर बहुत सारे मेजर्स लाए, इस एक्ट में वो करने की बहुत आवश्यकता है। अब रही रिहैबिलिटेशन की बात, अब किस समय एक जो एडिक्ट है वो क्लीन हो गया है, वो बाद में सोसाइटी में आता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता जी। उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान बनाया, क्या लॉ में कोई इसमें प्रावधान है या नहीं। सो दिस इंटायर सब्जेक्ट नीड्स अ रीलुक। इट इज ऑल वेरी वेल टू से जी वो पॉलिटिशियन बड़े खराब हैं जी, पुलिस वाले साथ में मिले होते हैं जी, गलत केस बन जाते हैं। ये तो एक इस तरह है सास और बहू की नाना तू मैं। ये मुद्दा जरूर है कि हाँ लोग इन्वॉल्व हैं, पर इसका सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन ये है कि एक सोशल लेवल पे माइक्रो एंड मैक्रो बोथ measures are to be taken in law. It should be bound by law in order to enforce. अदरवाइज हम ये प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे जी, बात पे बात करते रहेंगे। हाँ। उसने पैसा ले लिया, इसने पैसा ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, कुछ हासिल नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग होता है, उसमें कानून से ज्यादा इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दुरुपयोग नहीं होने दें। और इस पूरे मामले से प्रोसिक्यूशन और जो एक्यूज्ड पक्ष है उसके साथ साथ न्यायपालिका के भी तमाम सारी विसंगतियां उजागर हुई हैं। अगर जिला अदालतें फांसी की सजा दे सकती हैं तो वो जमानत क्यों नहीं दे सकती हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। लेकिन जेल आजकल नियम हो गया है और जमानत अपवाद हो गई है, जो बहुत बड़ी विसंगति है। सर समस्या ये है कि ड्रग्स जो है आसमान से नहीं गिरती हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि ड्रग बैरन्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स जो हैं, जो कि इस पूरे स्मगलिंग रैकेट को चला रहे हैं, जो कि पे ऑफ करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को भी करते हैं, समाज के हर अंग को करते हैं। बिल्कुल। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हैं। जो अल्टीमेट गरीब पैडलर्स हैं, जिनको कि अगर कोर्ट की ओर से डांट पड़ती है तो उसको पकड़ कर 20-25 हजार बंद किए जाते हैं। तो किसी भी सरकार ने, भारत में किसी प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसी कोशिश की कि जो ड्रग बैरन्स है, ड्रग लॉर्ड्स है, उनको पकड़ा जाए? बहुत बढ़िया बात।